नमस्कार, मैं रवीश कुमार। व्हाट्सएप ने कश्मीर पर जितने प्रोफेसर कश्मीर के भीतर पैदा कर दिए हैं उससे कई गुना ज्यादा कश्मीर के बाहर। व्हाट्सएप के सहारे कश्मीर को लेकर जिस तरह के तथ्यों को गढ़ा जा रहा है उससे हालात बिगड़ ही रहे हैं। वही हाल भारत के दूसरे हिस्से में भी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कारण हर दूसरा आदमी कश्मीर पर अंतिम राय रखने लगा है। मैं कश्मीर नहीं जानता, मुझे केमिस्ट्री से भी टफ लगता है। लेकिन बाकी ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि सबने ट्रकों पर लिखा वो संदेश पढ़ लिया है। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। खीर देंगे और चीर देंगे सिद्धांत से कश्मीर समस्या का कितना समाधान हुआ ये तो टीवी चैनलों के परमानेंट एक्सपर्ट बता सकते हैं। बीच बीच में जब ट्रक फार्मूला फेल होता है तो लोगों को वाजपेयी फार्मूला याद आता है। इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, यह कश्मीरियत की समस्या की आयुर्वेदिक दवा है। जैसे ही एलोपैथिक फेल हो जाती है इसे याद किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी भी वाजपेयी की इस दवा का जिक्र करते रहे हैं। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अचानक से जोर जोर से कहने लगी हैं कि वाजपेयी जी के टाइम में भी बातचीत हुई थी। LK आडवाणी डिप्टी PM थे, तब हुर्रियत के साथ बात हुई है। हमें जहां पर वाजपेयी जी छोड़ गए थे वहीं से इसको आगे ले जाना पड़ेगा, वरना जम्मू कश्मीर के हालात सुधरने का कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं है का क्या मतलब है? क्या महबूबा हुर्रियत या अलगाववादियों से बात करने के लिए कह रही हैं? इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की जिम्मेदारी उनकी सरकार पर भी तो है। क्या उनकी सरकार इस दवा का वितरण नहीं कर पा रही? 2015 सरकार बनने के इतने महीने बाद उन्हें यह याद आया है। नए नए तथ्य गढ़े जा रहे हैं, उनका मुकाबला उनकी सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? भारत के दूसरे हिस्से में भी व्हाट्सएप के जरिए ये तथ्यों का गढ़ना जारी है। महबूबा मुफ्ती को इसका उपाय खोजने के लिए लंदन जाने की जरूरत नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने भी बातचीत की बात कर दी है, तो किससे बातचीत हो वो भी उन्हें बता देना चाहिए था। जिस हुर्रियत को लेकर टीवी चैनलों और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में पाकिस्तान का एजेंट बनाकर पेश किया गया है, हर रात आपके खून में उबाल पैदा किया। क्या होता अगर महबूबा कह देती कि हुर्रियत या अलगाववादियों से बात होनी चाहिए? तब सहयोगी बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया होती? क्या बीजेपी मान जाएगी? बंदूक चलाने की बात होती है तो टीवी के एक्सपर्ट समझा देते हैं कि किस किस पर सीधे बंदूक चला देनी है। बातचीत हो करने वाले यही नहीं बताते किससे बातचीत होनी है। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो पिछले 1-2 महीने से हालात खराब हो गए उसके बारे में डिस्कशन हुआ। जो धीरे धीरे सुधर रहे थे पिछले साल के अनरेस्ट के बाद, उसमें क्या हुआ, किस तरह से हुआ और उसमें जो इलेक्शन अनाउंस हुआ उसकी वजह से हालात पे क्या असर पड़ा, और जो हाल ही में इलेक्शन हुए उसमें जो कम परसेंटेज वोटर का रहा वो क्यों हुआ। तो ये सारी बातों पे डिस्कशन हुआ और इसमें जो हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस है PDP और BJP का, उसका भी डिस्कशन हुआ, जिसमें हमने बार बार कहा कि मुफ्ती साहब इस मुल्क के होम मिनिस्टर भी रहे हैं और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, और उन्होंने एक नक्शा दिया है कि जम्मू कश्मीर के ये जो हालात ऐसे, इनसे बाहर निकलने का क्या रास्ता है, और उसमें बातचीत का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कब तक आप अपने लोगों के साथ कन्फ्रंटेशन करेंगे? किसी न किसी लेवल पे बात होनी चाहिए। महबूबा ने कहा कि कब तक आप अपने लोगों के साथ टकराव करेंगे। उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि अपने लोगों के साथ अभी ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। कश्मीर को लेकर किसी भी बातचीत में इस बात को शामिल करना जरूरी है कि देश में कश्मीर को लेकर क्या हो रहा है। दरअसल वो राय कश्मीर की राय से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है कि अब भागलपुर और मेरठ में लोग कश्मीर के बारे में क्या सोच रहे हैं। उनसे कश्मीर को लेकर सबसे पहले बातचीत करने की जरूरत है। इस स्थिति को बनाने में, इस हालात को बनाने में आपके एक्सपर्ट और एंकरों ने बहुत मेहनत की है। उनके लिए पत्थर चलाने वाला, हर पत्थर चलाने वाला आतंकवादी है और सेना का अपराधी है। उसके साथ उसी भाषा में सीधे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन महबूबा मुफ्ती के बयान को ध्यान से सुन रहा था तो लगा कि दो तरह के पत्थरबाज हैं। उनके ही शब्द हैं जो मैं बोल रहा हूं। कह रही हैं कि पत्थरबाजी के लिए 2-3 वजह हैं। एक तो जो लड़के हैं जो खफा हैं, दूसरे वो जिनको जानबूझकर उकसाया जाता है। इस पर डिस्कशन होगा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। क्या ये हमारे पत्थरबाज और पराये पत्थरबाज वाला कोई फॉर्मूला नया लॉन्च हो रहा है? महबूबा का यह बयान सेना के लिए है या सरकार के लिए है? बातचीत से बहुत बातें हुई थी। बातचीत से मुजफ्फराबाद रोड खुला था, रावलाकोट रोड खुला था। बातचीत से हमारा बॉर्डर्स पे सीज फायर हुआ था वाजपेयी जी साहब के टाइम में। बातचीत से यहाँ हुर्रियत वालों के साथ बातचीत शुरू हुई थी। तो कुछ तो बहुत हुआ था जिसकी वजह से वाजपेयी जी को आज भी कश्मीर के लोग याद करते हैं, और उसी पॉलिसी की वजह से PDP और BJP एक साथ हैं कि जब बार बार मोदी जी ने कहा कि मैं वाजपेयी जी के नक्शे कदमों पे चलूंगा, तो वाजपेयी जी की पॉलिसी तो रिकंसिलिएशन की है, वो तो कन्फ्रंटेशन की नहीं है।
समझौते की जगह टकराव की नीति किसकी है? क्या महबूबा मुफ्ती अपने सहयोगी बीजेपी की नीतियों की आलोचना कर रही थीं? कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसका खमियाजा शेष भारत में पढ़ने निकले कश्मीरी छात्रों को उठाना पड़ रहा है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी के छात्र हाशिम को उनके सहपाठियों ने आतंकवादी तक कह डाला। सुबह उठे तो उनके टी शर्ट पर तरह तरह की इस तरह की बातें लिख डाली। सोफी अब संस्थान छोड़ने की बात सोच रहे हैं। शिकायतें की हैं, कार्रवाई कैसे होती है आपको पता ही है। राजस्थान के ही मेवाड़ यूनिवर्सिटी के 8 कश्मीरी छात्रों को भी इसका सामना करना पड़ा। जब वे बाजार गए उन्हें भी आतंकवादी कहा गया, पत्थरबाज कह दिया गया। मेरठ में एक पोस्टर लगा जिसमें लिखा था भारतीय सेना पर पत्थर मारने वाले कश्मीरियों का बहिष्कार, कश्मीरियों यूपी छोड़ो वरना ... पुलिस ने राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हर कुछ राष्ट्रीय है इसमें, अमित जानी को जेल भेज दिया है पकड़कर। अमित जानी ने ही 20 अप्रैल को ये पोस्टर लगाए थे जिसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हुई। मेरठ के जिलाधिकारी और एसपी ने कश्मीरी छात्रों से वहां मुलाकात की है और सुरक्षा का वादा किया है। इससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कश्मीरी छात्रों को तंग किए जाने की घटना को रोकें। प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्रियों से यही अपील की है। रविवार को नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि कश्मीरी छात्र भी आपके अपने ही बच्चे हैं। ये बच्चे कश्मीर में आपके राज्यों के दूत बनकर जाते हैं। आप उनसे बात कीजिए, उनका हाल चाल कभी कभी लिया कीजिए। अच्छा रहेगा, बुलाकर बात कर सकते हैं। महबूबा की ये बात ठीक भी है, तो हमने भी सोचा कि कश्मीर के छात्रों को प्राइम टाइम में बुला लेते हैं और बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक जो खबर आई है वो छत्तीसगढ़ से एक बड़ा नक्सली हमला हुआ, उसका जिक्र कर देना चाहता हूं कि सीआरपीएफ के 25 जवानों ने जान गंवा दी है। बीते साल में ये सबसे बड़ा नक्सली हमला है। इस हमले में 6 जवान घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक है। 7 जवान अभी तक लापता हैं। यह हमला नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में के चिंता गुफा के करीब काला पत्थर इलाके में सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन पर हुआ। सीआरपीएफ के करीब 100 जवानों की टीम बुरकापाल गांव के पास सड़क बनाने में लगे लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात थी। खबरों के मुताबिक दोपहर करीब 1 बजे करीब 300 नक्सलियों ने उन्हें घेरा और हमला बोल दिया। नक्सली AK-47 और इंसास राइफल से लैस थे। ये मुठभेड़ करीब घंटा भर चली। सीआरपीएफ के जवाबी हमले में कितने नक्सली मारे गए हैं इस बात की अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। हमले के बाद नक्सली सीआरपीएफ की टीम से हथियार और गोला बारूद लूटकर फरार हो गए। दोपहर करीब 3 बजे वायुसेना की एंटी नक्सल टास्क फोर्स को सूचना मिली कि सुकमा जिले के बुरकापाल इलाके से कुछ घायलों को निकालना है। जगदलपुर से 2 MI-17 हेलीकॉप्टर रवाना हुए। मौके पर पता चला कि घायलों और मृतकों की तादाद काफी ज्यादा है। घायलों को तुरंत हेलीकॉप्टर से रायपुर पहुंचाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह दिल्ली से रायपुर रवाना हो गए हैं। उनके मुताबिक इलाके में सीआरपीएफ की निगरानी में बनी सड़क बनवाई जा रही है। वहां पर नक्सली अब आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि सड़क बनने से उनके इलाकों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। जवान पीछे हटने वाले नहीं है, मगर आने वाले समय में हमें और ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। अभी मैं बैठूंगा सीआरपीएफ के और हमारे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस पूरी घटना की और जानकारी लूंगा। सर, 2 साल तक घटना नहीं हुई, अचानक घटना एक के बाद एक हो रही है। उस सड़क के पीछे उनकी सबसे बड़ी ताकत लगी है और सुकमा ही उनका पूरा मुख्यालय है। यदि ये सड़क बना तो उनको मालूम है उनके पैर उखड़ जाएंगे। अब हमारे साथ कश्मीरी छात्र हैं, कश्मीर के जो भारत के अलग अलग हिस्सों में पढ़ते हैं। सबसे पहले शाहिद मोहम्मद हैं, आप PhD छात्र हैं जामिया मिलिया के। फिर उसके बाद तजामुल इस्लाम हैं जो बीच में बैठे हैं चेक वाले शर्ट में, PhD बासित हैं आप। हाँ, बासित अबू बकर हैं, MPhil के छात्र हैं आप JNU के। और फिर उधर तजामुल साहब हैं, आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के आप PhD छात्र हैं। बासित, हम थोड़ा आप लोगों से ही बात करना चाहते हैं कि ये मुझे ठीक लगा कि आप लोगों को बुलाकर बात करना चाहिए। मैं थोड़ा आप लोगों से जानना चाहता हूं कि बाहर मतलब कश्मीर से जब आप बाहर निकलते हैं तो ये जो धारणाएं हैं लोगों की, उनसे टकराने के आपके क्या क्या किस्से हैं, किस तरह के हालात का आपका सामना करना पड़ता है? रवि जी, आपने अच्छा किया जो आपने प्रोग्राम में बुला लिया। आपने जैसे बात पहले जहाँ से स्टार्ट की कि अभी जो आपने महबूबा की क्लिप भी दिखाई जो उसमें वो कह रही है कि डिस्कशन होगा, कश्मीर से बाहर क्या फेस करते हैं, ये डायरेक्टली इस बात से रिलेटेड है कि कश्मीर में क्या हो रहा है। कश्मीर का मुद्दा डिस्प्यूट जब तक है तब तक कश्मीरियों के साथ जो भी चीजें होती हैं बाहर, कश्मीर से बाहर, वो होती रहेंगी। अब जैसे बाहर होता क्या है, और जब वहाँ कुछ हालात सुधरते हैं तो इधर भी घटना कम हो जाती है, क्या ऐसा है? नहीं, हालात सुधरने वाली बात नहीं है, ये पीरियडिकल चीजें नहीं है। महबूबा जो कह रही थी कि पिछले साल अनरेस्ट था तो हालात कंट्रोल में थे, इस साल हालात अनरेस्ट है तो हालात थोड़े से बिगड़े हुए हैं, तभी वो दिल्ली आई है।
हालात ऐसे कंटिन्यूसली इस कंटिन्यूम में चलते रहेंगे, ये परपेचुअल होते रहेंगे जब तक कि आपके पास पॉलिटिकल डिस्प्यूट जो 47 का हो, तब तक वो जिसमें इंडिया पाकिस्तान और कश्मीर एक पार्टी है, जब तक आप उसका मुद्दे का हल नहीं निकालते। पर ये तो वो कहती नहीं है ना, वो तो कहती नहीं। अभी जो उन्होंने बात की है कि डिस्कशन होगा, डिस्कशन हम भी तो चाहते हैं कि डिस्कशन हो। आपने कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, पर इसमें जो हिंदुस्तान की अपनी पोजीशन है वो तो पोजीशन है, वो फिक्स है, वो अपनी जगह पर है। नहीं, मैं जिस बात पे आना चाहता हूँ कि वो कह रही है कि कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, इन्हीं से तो डिस्कशन होता है। आप टेबल पे आते हैं तभी जाकर डिस्कशन होता है। आपने कश्मीर में स्कूल्स बंद करवा दिए, कॉलेज बंद करवा दिए, यूनिवर्सिटीज बंद करवा दिए। खुला रहेगा ये जो दिन भर हम लोग देखते हैं उसमें स्कूल कॉलेज कैसे चलेगा? आपने 2016 में महबूबा ने कहा या राजनाथ सिंह ने कहा कि स्कूल्स को, कॉलेज को पॉलिटिकल रखिए, तो आपने कहा अलगाववादी करवाते हैं, जबकि हुर्रियत ने कोई कॉल नहीं दी थी कि स्कूल और कॉलेज बंद रहने चाहिए। इस बार तो 6 दिन आपने ऑफिशियली बंद करवा दिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार बंद करवाने में इस साल तो इस बार अभी तो 6 दिन बंद उन्हीं ने 6 दिन से पहले के बाकी जो कई दिन बंद थे उसको क्या, वो किसने बंद? आप स्टेट गवर्नमेंट स्पेस चोक कर रही है। आप जो डिसेंट है उस डिसेंट को बाहर आने नहीं दिया जा रहा है, स्टेट में भी और स्टेट के बाहर। स्टेट के बाहर की बात मैं आपको बताता हूँ। 2012 में आपको याद होगा दिल्ली में एक प्रोग्राम होने वाला था जिसमें बहुत से क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों को बुलाया गया था। कश्मीर पे प्रोग्राम था, आजादी टाइटल था। आप देखिए कैसे हैकल और जेर, कैसे उनको वहां पे गालियां दी गई, कैसे वो प्रोग्राम बंद करवाया गया। वही मैं कह रहा हूं कि होता क्या है कि जो नहीं मैं आपको बताइए इससे क्या जुड़ा। जब भी बात कश्मीर की होगी यहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है, उससे उस बात को नेशनलिज्म के साथ जोड़ दिया जाता है, पेट्रियटिज्म के साथ जोड़ दिया जाता है, और वो कश्मीरियों की जो नैरेटिव जो बाहर आना चाहिए, जो जेन्युइन आवाज है, उसको दबाया जाता है और उसको फिर ऑफिशियल टोन। वो आवाजें तो आती हैं जब चर्चा होती है, तो वो पक्ष भी तो होता ही है ना, वो वहाँ के मीडिया के लोग होते हैं। हम लोग भी कभी, मैं तो उतना ज्यादा नहीं करता, मुझे सचमुच समझ में नहीं आती है बात कि कहाँ से शुरू करें, इतना ग्रंथ इसका मोटा हो गया है। मीडिया के तो सेल्फ स्टाइल्ड एक्सपर्ट्स कश्मीर दिल्ली से बैठ के कश्मीर के मसले का हल बताते हैं। दिल्ली तो तय नहीं करेगा कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, कश्मीर का हल क्या होगा, ये तो दिल्ली तय नहीं करेगा जब तक डायलॉग। पर मैं थोड़ा सा कहानी जानना चाहता हूँ कि जब आप लोग यहाँ टकराते हैं और जब आप अपनी बात करते हैं तो लोग कितना सुनना चाहते हैं? मैं वो टकराव आपको बता दूं। एएमयू में डॉक्यूमेंट्री रिलीज होनी थी ओशन ऑफ टीयर्स, जो कि कश्मीर पे है, कुनन पोशपोरा पे। कुनन पोशपोरा मास रेप कश्मीर में ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड ओवर माना जाता है कि जमीन पे सबसे गंदा मास रेप था ये, जो इंडियन आर्मी ने किया। तो जब इंडिया में हम लोग एएमयू में उसको डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीन करना था, तो एट द लास्ट मोमेंट उसको बैन कर दिया गया और ऑफिशियली कुनन पोशपोरा की जो ओशन ऑफ टीयर्स है, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ कोई दूसरा पक्ष नहीं है ना, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी। हाँ, तो उसका दूसरी तरह से आप लाभ ना लें। नहीं, मैं लाभ, क्योंकि अगर आप सेना का नाम लेंगे तो फिर सेना के लोग कहेंगे कि हमें हमारा पक्ष नहीं मिला। फिर हर इतना इस नियम का पालन, मैं रोक नहीं रहा हूँ आपको, नहीं मैं आपका, लेकिन इसका ख्याल रखना पड़ेगा। जी, मैं डिसएडवांटेज नहीं ले रहा, मैं वो बात बता रहा हूँ जो हुआ है। तो एट द लास्ट मोमेंट वो डॉक्यूमेंट्री बंद करवा दी गई। रीजन क्या थी कि वो लोग कुनन पोशपोरा में जो बेसिकली हुआ था उसको आप लाइव दिखाना चाह रहे थे लोगों को कि ये हुआ है। ये 2012 में बंद करा, ये 2012 अभी मतलब तक किसी की भी सरकार वो बंद हो जाती है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस ये तो ऊपर सिर बदलते रहते हैं, हाथ पांव तो वही रहते हैं ना। बीजेपी आए, कांग्रेस है, जो बीजेपी दिन को करती है कांग्रेस रात को करती है। राम माधव ने परसों का इंटरव्यू देख लीजिए, कश्मीर में तो वहां पे पीडीपी की जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस होते हैं। वो उनको तो वैसे ही कहा जाता है कश्मीर की जुबान में स्टूज, कि ये लोग एजेंट्स हैं, दिल्ली में बैठे हैं और मुंशी का काम खाली लिखना होता है। पर एक बात बताइए, ठीक है, देखिए ऐसा है कि मैंने क्या कहा था, मैं आप लोगों की बात सुनना चाहता हूँ। कश्मीर पे आप उससे कीजिएगा तो फिर वही एक्सपर्ट मुझे भी बुलाने पड़ेंगे कि आप ये जो कह रहे हैं इसका ये मतलब है, ये जो कह रहे हैं उसका ये मतलब। ठीक है, आप जो थोड़ा आप लोग के बाहर जो फेस कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं इतना समझता हूं कि वहां जो कुछ हो रहा है, मैं उससे भागने की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मुझे सामना करना होता तो फिर मैं भी ले आता फिर दोनों पक्षों को। वो जो बात, जब से मैं तो करीबन 7 साल से दिल्ली में हूँ, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं और हॉस्टल्स नहीं तो फ्लैट लेने में प्रॉब्लम होगी। एक आई कार्ड दिखाइए, पासपोर्ट दिखाइए, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए, फिर आप उनको बताइए कश्मीरी हैं तो सीधा ही मना कर देते हैं। दिस इज पार्ट। अब कहाँ मिलता है घर आप लोगों को? मिलता तो है ना, रहते हैं ना, बहुत मुश्किल से है। मैं पॉइंट रेज किया उसके रिलेट, जस्ट टू ऐड ऑन टू दैट, कश्मीरी मजबूर हुआ है गेटो में रहने के लिए। गेटोवाइजेशन का एक फिनोमेना दिल्ली में भी दिल्ली में आप देखिए, जामिया नगर, बटला हाउस या 1-2 पॉकेट और ऐसा क्यों है कि सब लाखों, आप डेंसिटी देखिए, भर के विंटर में देखिए, ऐसा क्यों है कि कुछ पॉकेट्स मुस्लिम एरिया कोट अनकोट क्यों है ऐसा कि सिर्फ उनको वहीं मिलता है? जबकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आप उन्हीं इलाकों में जानना चाहते हैं। जो ऐसा समझते हैं आप उनको एड्रेस कीजिए ना।
नहीं, मैं यही point चाहता में हूं ये कि हाँ बेसिकली हाईलाइट करना चाहता था कि एक अदरिंग की जाती है। अस वर्सेस Us versus आदरिंग them, इसमें से 99.9% लोग नहीं समझता है। हाँ, एक हमें हाँ, आप थोड़ा आम लोगों को बताइए कि क्या होता है, मतलब वो जानना चाहते हैं ना। हमें कभी हाँ। पार्ट नहीं माना जाता है, पार्ट नहीं माना जाता है। तो अब हम रह चुके हैं, मतलब वी हैव लिव्ड विद दिस। मतलब आप चाहे जितना भी पैसा दें, चाहे जितना भी किराया दें, किसी और इलाके में आपको घर नहीं मिलेगा। बिल्कुल हम ये किराया और घर तो ये तो छोटी सी बात है। आप मैं थोड़ा बात तो कर रहे हैं, हम तो लोगों से भी बात कर रहे हैं ना, आपको सुनने वाले से आप बात कर रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए। फंडामेंटली अगर आप राइट्स की बात देखें ना, एक स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट जो मेरे हक हुकूक, जो मेरे अधिकार है, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ऐसा हुआ जा रहा है, हम लोगों पे थ्रस्ट किया जा रहा है। हम में से किसी ने चाहा नहीं था, ऐसा हमने चाहा नहीं था कि हम इस आइडेंटिटी में पैदा हो, इस जगह में पैदा हो। अब हम पैदा हुए उस जगह में, और स्टेट हमें उस आइडेंटिटी के जस्ट ऑन द बेसिस कि हमारा आइडेंटिटी कश्मीरी है, उसके बेसिस पे स्टेट भी करता है और लार्जर सोसाइटी में भी ठीक है। मान लीजिए जब आप आते हैं तो आपको ये सारे एक सेकंड इसका लार्जर पॉइंट मैं जो बता रहा हूँ, हाँ। इसका लार्जर पॉइंट अगर आप देखेंगे कि स्टेट, इंडियन स्टेट को फायदा होता है जब वो कश्मीरीज को एज अपना स्टेट अपैरेटस चलाते हैं और कश्मीरीज को ऐसे फ्लॉन्ट करते हैं बकरियों की तरह बाकी स्टेट्स में। पॉलिटिकल पार्टी जो भी हो, अभी राजनाथ सिंह एक सेकंड, अभी राजनाथ सिंह ने कहा कि इक्वल सिटीजन टू इंडिया है, ऑफ इंडिया, सबको लिखा है उन्होंने, है ना, कि जरूर कहीं ना कहीं बात हो रही है। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि आपके यहाँ आने के बाद बहुत सारे लोग सोचते होंगे, आपकी पहचान के हिसाब से, कश्मीर के हिसाब से सोचते होंगे, लेकिन जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं वो समझते हैं, तो फिर कुछ तो बदलता होगा ना, कि फिर उनकी धारणा बिल्कुल ही नहीं बदलती है। सिर्फ राजनाथ सिंह ही नहीं, हमें लगता नहीं, है जो आपके जो दोस्त बनते होंगे नया, कहीं खाने पीने जाते होंगे, किसी के घर जाते होंगे, कुछ बदलता है कि नहीं बदलता है? हम बताएंगे प्रधानमंत्री आपके श्री नरेंद्र मोदी जी, हाँ, उन्हें वो तो भी एक सबके हैं, अपील, हमारे उन्हें भी थोड़ी एक हैं, अपील, आपके भी हैं। हाँ, वो एक अलग डिबेट है। उन्होंने भी एक अपील जनहित में जारी की है कि कश्मीरी स्टूडेंट्स को ऐसे, जब वो कश्मीर जाते हैं वहां पे वो बड़ा पेट्रोनाइज करते हैं कि टूरिज्म चुनो या टेररिज्म चुनो। वहां पे वो पेट्रोनाइज करेगा, वो डिसाइड करेगा, कश्मीरी यूथ को डिसाइड करने नहीं देगा। मोदी जी डिसाइड करेंगे क्या ऐसा तो इस पे ठीक है, चलिए आप बोलिए। नेता लोग स्लोगन में बोलते हैं, मतलब वो इस तरह का स्लोगन दूसरे हिस्से में जाते हैं तो वहां भी बोलते हैं, तो वैसा नहीं कि सिर्फ कश्मीर के लिए बोलते हैं। साथ कश्मीर से बाहर कितना, देखिए अब क्या हो रहा है ना, कि इसमें हो क्या रहा है कि मैंने तो कहा था कि यहाँ जो अनुभव है उसकी बात कीजिए। मैं नहीं जानता उधर के मामले में, आपने जिस रेप के इंसिडेंट का मुझे नहीं मालूम है, तो फिर मैं उस पर आप पर्सनल अकाउंट बताइए कि क्या होता है, जिससे लोग फिर समझे, फिर इसका कोई रास्ता निकल सकता है क्या? 2011 वर्ल्ड कप की बात है, क्रिकेट मैच की बात है। मैं इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में था, एक जूनियर था बैंगलोर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैं इंजीनियरिंग करा। फर्स्ट ईयर में यहाँ याद रखना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में डर का माहौल होता है, एक जूनियर को फ्रेशर होता है, रैगिंग का माहौल होता है। अब मैं अकेले एक कमरे में मैच देखूं, किसी भी टीम को सपोर्ट करूं, ना मैं उससे गद्दार बनता हूं, ना मैं उससे पेट्रियोटिक बनता हूं। जब फुटबॉल में बंदा इंग्लैंड या अर्जेंटीना या ब्राजील को सपोर्ट करे, बिल्कुल यहाँ के लोग करते हैं, नहीं। हाँ। लेकिन क्रिकेट में आप इंडिया के अलावा किसी और टीम को सपोर्ट करो तो सबको दिक्कत है। मेरे केस में मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहा था, सब लोग मिलके इंडिया को चेयर कर रहे थे, मैं अकेला रूम में देख रहा था। मेरा अधिकार था, मैं रूम बंद करके कुछ भी देखूं। मैच खत्म होता है, डोल लेके, गुलाल पहन के लोग जश्न के माहौल में आते हैं, मेरा दरवाजा खटखटाते हैं कि हाँ निकल जा कश्मीरी, तू अकेला, ऐसे मार देंगे, ये कर देंगे। ये तो मेरा सौभाग्य था, मेरे कुछ सीनियर थे, कुछ उस टाइम पे बगल वाले ब्लॉक में कुछ केरला के सीनियर थे, सीनियर जूनियर बहुत चलता है वहाँ, इसलिए उनने बचाया और बोला, वो निकल के आए ना बोलने के लिए। तो वो क्यों समझने में सफल रहे, आपको क्यों रोके? वो पहले दिन से हमसे एक बात किए थे, वो इशू पे ना, कश्मीर इशू पे अपने बायसेस से एक्ट नहीं करते थे, वो असल में समझ रहे थे। ठीक, फिर ये समझने का कोई अनुभव आप लोगों का नहीं है कि कोई नया आता है तो समझता है, या उस तरह से? नहीं, वो जो उनका मीडिया, आप नहीं, आप ले रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि मीडिया क्या करता है। मीडिया भी है ना, अल्ट्रा नेशनलिस्ट, चेस्ट बीटिंग मीडिया। अब सब नुआंस्ड ओपिनियन नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग हाँ या ना में जानना चाहता है। ठीक है, जनता को इससे, आम पब्लिक उनको इससे मतलब नहीं होता, उनको जो बड़ी बड़ी मोटी बातें होती है, जो पोस्टर है कश्मीरियों यूपी छोड़ो, इससे ज्यादा मतलब। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि नहीं रविश, आप जिस बात को देखिए वो ये देखिए, अभी इन्होंने कश्मीर मैच की बात की, क्या मैच में आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं? मेरा पिछले साल बैंगलोर की बात ले लीजिए, उससे पहले आप फिरोजशाह कोटला की बात लीजिए 3 साल पहले। अगर मैं इंडिया जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रही है और मैं जिम्बाब्वे को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं क्यों नहीं सपोर्ट कर सकता? मेरा अपना ओपिनियन भी हुआ है।
आप जैसे उन्होंने अच्छा उदाहरण दिया कि जब फुटबॉल का मैच होता है तो लोग बड़े गाल वाल रंग के आते हैं कि मैं ब्राजील का सपोर्टर हूं, मैं चिली का सपोर्टर हूं। क्यों नहीं जिम्बाब्वे का सपोर्टर हो सकता है इंडिया के, जब उनका मैच इंडिया के साथ हो? मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना व्यू पॉइंट है, मेरी अपनी आइडेंटिटी है। मैं किसी खिलाड़ी को पसंद कर सकता हूं, जैसे मुझे रिचर्ड हेडली बहुत पसंद था, कपिल देव से भी ज्यादा। ये आप देखेंगे, ये बायस रहता है इनमें। जब भी कश्मीरी आपको ऐसे कहीं स्टेडियम की ही बात लीजिए, एक ऑटोमेटिकली वो इनके दिमाग में एडजस्टमेंट हो जाती है, इंडियंस के दिमाग में, कि दे आर काइंड ऑफ दिस एंटी नेशनल एलिमेंट दैट वी आर। बहुत सारे दर्शक जब सोचते हैं, जब आप लोगों को सुन रहे हैं, है ना, तो वो ठीक है कि लोग इसके बाद भी वो कश्मीर जाते हैं, पर्यटन करते हैं, घूम के आते हैं, ठीक है, तो उनका भी एक अपना एक रिश्ता है, बनता है, वो चीज़ों को देख समझ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपका हमारा इस तरह से करके बात होने लगा तो लगता है कि ये तो गलत है ही, आप भी उनको आपका हमारा उसी बाइनरी से देख रहे हैं जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं। ये नैरेटिव स्टेट फीड करवाता है थ्रू प्रॉपर। आप क्यों फीड कर रहे हैं? आप उसके ट्रैप में क्यों आ रहे हैं? मान लीजिए उसको, जिसको व्हाट्सएप से पहुंच रहा है, उसको वो कह रहा है हम और आप, नहीं, तो आप भी तो उसी जबान में उससे बात कर रहे हैं कि आप और हम। मैं लार्जर पॉइंट पे बात कर रहा हूं कि जब स्टेट ऐसे नैरेटिव्स फीड करता है आम पब्लिक में, तो वो धारणा खुद बन जाती है। आपको बताना नहीं पड़ता उसको। जब आप ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर आपसे बात करें। हाँ। जब आपने कश्मीर के इश्यू को हर बारी बिहार की पॉलिटिक्स में यूज किया, यूपी की पॉलिटिक्स में यूज किया कि कश्मीर में आतंकवाद है, कश्मीर में ये है, तो लोगों के दिमाग में तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना, ये अस वर्सेस देम तो ऑटोमेटिक है। तो मान लीजिए मैच के अलावा, इसके अलावा तो कभी तो लड़कों से बात होती होगी ना, तो वो उससे कुछ नहीं बदलता है। अब आप एकेडमिक स्पेसेस में आइए। एकेडमिक स्पेसेस में चाहे डिस्कशन हो चाहे डिबेट हो, आप जो भी पॉइंट ऑफ व्यू एक कश्मीरी नॉन कश्मीरी से रखेगा, हाँ, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो ये समझे कि इसका अपना ओपिनियन है, अपना व्यू पॉइंट है, लीगल व्यू पॉइंट है, इसका राइट है अपना व्यू पॉइंट रखने का। वो कभी नहीं समझते। वो क्यों नहीं समझते? आपने एक छोटा सा हमको ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन जो व्हाट्सएप से आपके जरिए पहुंच रहा है और कोई भी राष्ट्रीय लगाकर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जा रहा है, वो जो पोस्टर लगा दे रहा है, उसके जरिए आप कश्मीर को ज्यादा जानते हैं। आज ना कल कई दिनों तक इस बात को टाला गया कि इनसे बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं, चूंकि बंदूक है। आज ना कल इनसे बात करनी पड़ेगी, और वही महबूबा मुफ्ती दिल्ली आकर, जो बीजेपी की सहयोगी हैं, वो आकर यही बात कह रहे हैं कि इनसे बात करनी पड़ेगी। और इन लड़कों से प्रधानमंत्री भी अब वही बात कहने लगे हैं और गृह मंत्री भी वही बात कहने लगे हैं। तजामुल, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हैदराबाद में भी क्या आपके साथ इस तरह के कुछ हुआ था? इससे पहले मैं हैदराबाद पे बात करूं, मैं ज़रूरी समझता हूं कि मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि हैदराबाद तक पहुंचने में या हैदराबाद से घर जाने में मुझे किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। पिछली बार जब मैं घर वापस लौट रहा था दिल्ली से जम्मू तक, तो सोनीपत के करीब 5-8 लोग आ गए। तो वो मुझे पूछने लगे कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। मेरी उस टाइम टिकट कंफर्म नहीं हुई थी, तो मुझे लगा ये इसलिए मुझे बता रहे हैं कि आप उधर से इधर सीटें शिफ्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि NIT श्रीनगर में क्या हुआ। तो वो इतने अचानक से आ गए, तो मुझे लगा कि ये डिस्कस करने के लिए नहीं आए बल्कि प्रोवोक करने के लिए आए हैं मुझे। तो जब मैंने उनकी आवाज़ से समझा कि ये प्रोवोक करने के लिए, मैंने सीधे कहा कि मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जब उन्होंने प्रेस किया कि नहीं आप बताइए, मैंने बोला बस न्यूज़ में पढ़ा था कि थोड़ा सा कुछ हुआ था, उसके अलावा मुझे डिटेल में कुछ मालूम नहीं है। तो फिर वो डायरेक्टली आ गए अखलाक के मर्डर केस पे कि यहाँ क्या हुआ था। मैंने फिर समझा, सामान्य यात्री थे बिल्कुल, है ना, जो साथ में वो वहाँ पे उतर रहे थे। उनको सोनीपत के वो ट्रेन हाल्ट पे थी, तो उनको उतरना था। तो उनको लगा कि जाते जाते हम अगर इसको प्रोवोक करेंगे तो कुछ उनको अपना फीड होगा कुछ। तो फिर जब उन्होंने अखलाक का केस उठाया, मैंने बोला उसका भी थोड़ा ही मुझे पता है, ज़्यादा डिटेल में मुझे मालूम नहीं, मैंने अवॉइड किया। तो फिर उनने मेरे बाकी फ्रेंड्स भी वेटिंग में ही थे, तो एक को पीछे से देखा, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, तो वहाँ से ही उनने गालियाँ शुरू कर दी। आधी गालियाँ तो हैदराबाद के नाम से असदुद्दीन ओवैसी को भी उनने दी, और उसके बाद महबूबा मुफ्ती को भी दी, और उसके ओवैसी के बदले भी गाली सुनी, और कश्मीर उनके बदले भी हमने गालियाँ सुनी। कश्मीर में जो हो रहा था उस पर भी हमने गालियाँ सुनी, और बल्कि उनने ऐसी गालियाँ भी दी, रेप थ्रेट्स दे दिए, जो मैं यहाँ पे वो अल्फाज यहाँ पे नहीं बोल सकता। और उनने ये तक भी बोला कि हम बॉयज़ को भी रेप करेंगे, ट्रेन में आपका कत्ल कर देंगे अगर कश्मीर में फिर से कुछ होता है। तो उनने बताया कि आपके लिए यहाँ पे ज़मीन पे कदम रखने के लिए आपको मौका नहीं होगा, आपको फ्लाइट लेनी पड़ेगी अगर आपको हिंदुस्तान की किसी जगह जाना पड़ेगा। देखिए, ये जो क्राउड है ना, ये तो इधर जो कश्मीरी नहीं है उसके साथ भी इसी तरह से पेश आता है। ये जो भीड़ है,
वो जरूरी नहीं है कि वो कश्मीर को लेकर आपसे बोले, यही भीड़ जाके किसी और के खिलाफ भी जाके इसी तरह से करती है। और यही भीड़ देखिए वन गुर्जर जो मवेशियों के साथ जीते मरते हैं उनको भी मारा जम्मू में, मतलब उससे बुजुर्ग को मारा है। पर एक चीज मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं, अभी मैं जो देख रहा था मैसेज की किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इनसे पूछिए कि जब वो लोग पत्थर चलाते हैं तो आप लोग कंडेम करते हैं क्या, निंदा करते हैं क्या? पहले तो हम ये देखें कि वो लोग पत्थर लगाने के मौके पे क्यों आ गए। हम कश्मीरियों के साथ हमेशा ये बोला जाता है कि हम बातचीत करेंगे बातचीत करेंगे। बीएबी बशीर अहमद बशीर श्रीनगर टाइम्स के एक कार्टूनिस्ट है। मुझे अभी भी याद आ रहा है कि बचपन में मैंने एक बार न्यूज़पेपर पढ़ा था, उस टाइम मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे वहाँ पाकिस्तान के, तो उनने तबला, वो उस टाइम बता रहे थे कि हम बातचीत से ही कश्मीर का मसला हल होगा। तो कार्टून में उसने यही दिखाया था कि एक आदमी तबला बजा रहा है और बाहर से अल्फाज है बातचीत चीत बात, बातचीत चीत बात। तो यही बातचीत चीत बात हो रही है, लेकिन रियल में कोई बात हो नहीं पा रही। असली बात नहीं हो रही है, किससे करना है, क्यों करना है और किस बात पे बातचीत करनी है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है।